आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, नशा एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और ये समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर रूप धारण करती जा रही है। खास तौर पर हमारा युवा वर्ग इसके चपेट में आता जा रहा है। नशा न केवल व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देता है, लेकिन ये समाज में भी अनेक बुराइयों को जन्म देता है। नशा, इसके सेवन और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 1987 में 26 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाने का रेजोल्यूशन पास किया, जिसका उद्देश्य लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना था। आज 26 जून को अपने इस कार्यक्रम में हम इसी ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिक और इससे तमाम जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस CID श्री दलजीत कुमार सिंह जी। दलजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दलजीत जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम 26 जून को जब हम आज ये डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़, तो इसके मनाने का उद्देश्य क्या है और एक आम जनमानस के लिए इसका क्या महत्व है? नशा जो है ये विश्वव्यापी समस्या है और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो नशे के दुष्प्रभाव से अछूता हो। जी। दुनिया के कई देशों में ड्रग से रिलेटेड जो है वो कल्टीवेशन होती है, अफीम की, भांग की, कोकीन की, और इससे जो मादक द्रव्य हैं और नशीले पदार्थ हैं उनका उत्पादन भी होता है। जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग इसकी तस्करी में और इसके व्यापार में जुड़े हैं और इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने ये निर्णय लिया कि 26 जून को पूरे विश्व भर में नशा निषेध दिवस मनाया जाएगा। और इस दिन जो मादक द्रव्य हैं या नशीले पदार्थ हैं उनके जो दुष्प्रभाव है उसके विरोध में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको प्रति जो है लोगों में जागरूकता लाई जाए और ये शपथ ली जाए कि हम सब मिल कर के, सारे देश और सारा समाज मिल कर के इस जो एक बीमारी है इसको हम दूर करें। जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की मादक और मादक द्रव्यों की, तो जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो पहला जहन में जो सवाल आता है, नहीं मेरे लिए नहीं है, ये किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई सिंथेटिक ड्रग है। तो आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम लॉ की बात करें, सो हाउ डू वी डिफाइन अ ड्रग, उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं? आप सही कह रहे हैं। अब ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो नशे में सिगरेट, जी, शराब है और लेकिन जो कानून में जो NDPS एक्ट बनाया गया है उसमें जो मादक द्रव्य हैं या नशीले पदार्थ हैं उसमें हमारा कोकीन और कोकीन से जो आगे उत्पादित की जाते हैं प्रोडक्ट, वो उसके डेरिवेटिव, अफीम है, अफीम की खेती या अफीम से जो आगे और डेरिवेटिव्स उसके बनाए जाते हैं, जैसे हशीश है, हेरोइन है, और आजकल जो जिसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है जिसको हम वाइट पाउडर चिट्टा कहते हैं, जी। ये है। और भांग की खेती जो है उससे आगे चरस, गांजा वगैरह जो है, ये सारा जो है ड्रग की परिभाषा में आता है। जी। अगर हम अपने समाज की बात करें तो हम देख रहे हैं खासतौर पर युवाओं में ये बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से ये ड्रग अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है? इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। जी। एक तो जो हमारा, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो हमारे 4-5 जो पड़ोसी प्रदेश हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली भी यहाँ से दूर नहीं। तो ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ कुछ स्टेट्स में इनमें पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर और जो पंजाब है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। जी। तो इवन अंतर्राष्ट्रीय
सीमाओं से भी जो है वो तस्करी होती है। और वहाँ पर इनका कई सालों से जो है ड्रग का जो तस्करी और इसका जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ा, और उसी की वजह से हिमाचल में भी पिछले कुछ सालों से जो है इसका जो प्रचलन है वो बढ़ गया है। जी। और जैसे आपने कहा कि जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा इसकी चपेट में आया है जी। अब उसके दो चार कारण हैं। एक तो जो आजकल इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित जी। होते हैं। और दूसरा जो कंपनी है, अब स्टूडेंट्स है या युवा वर्ग है, वो उनको कई बार ऐसी कंपनी मिल जाती है और वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप इसको थोड़ी मात्रा में लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दे कंसिडर इट एज अ फैशनेबल, जी। जबकि ये गलत बात है। मतलब अपने पीयर प्रेशर में वो पीयर प्रेशर में एग्जैक्टली। और तीसरा इसका कारण जो है वो एक तरह से अकेलापन भी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और लोग जो है ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए, हर आदमी अपने प्रोफेशन में बिज़ी है, एक दूसरे के लिए जो है उसमें नहीं निकाल पाते हैं, तो उसका भी तनाव रहता है। कुछ को कुछ अच्छा बनने का शौक़, कोई पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है तो उसका भी तनाव रहता है, और काम करने का तनाव रहता है। और एक और वजह जो है उसकी ये भी है कि कोई चीज़ जब कोई इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि पड़ोसी राज्य हैं या इवन पड़ोसी देश भी हैं। हमारा जो देश है उसके अगर हम पश्चिम में देखें तो एक दो देश हमारे पश्चिम में और एक दो देश हमारे पूर्व में, वो पूरे दुनिया भर में जो है वो अफीम की खेती और नशीली दवाओं के तस्करी के लिए जाने जाते हैं। तो उससे भी जो है इसका यहाँ प्रचलन हमारे देश में जो है वो बढ़ा है। जी। जैसे आपने बात की हिमाचल की और पड़ोसी राज्यों की, तो अगर हम हिमाचल की स्थिति की बात करें, अपने जो सराउंडिंग नेबर स्टेट्स हैं, तो उस स्थिति में हम उनसे बेहतर हैं, क्या स्थिति है? और दूसरा जानना चाहूँगा कि उससे निपटने के लिए पुलिस विभाग ने, हिमाचल पुलिस ने क्या कोई विशेष सेल या विंग की स्थापना की है? अगर हम अपने प्रदेश की तुलना जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, 3-4 पड़ोसी राज्य हैं, उनसे करें तो उनकी तुलना में यहाँ की स्थिति अच्छी है और उस स्केल पर यहाँ नशे का प्रचलन नहीं है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में नशे का जो प्रचलन है, ट्रेडिशनली हिमाचल को हम जो यहाँ पर अवैध खेती होती है भांग की, उसके लिए जो है इसको जाना जाता था, और यहाँ से भांग या चरस, गांजा जो है वो बाहर जाता था, जो इसके तस्कर या इसमें व्यापार करते थे। लेकिन कुछ सालों से जो सिंथेटिक ड्रग्स है, पर्टिकुलरली जो चिट्टा है या छोटी छोटी मात्रा में जो है, ये पड़ोसी राज्यों से जो है इसकी खेप हमारे राज्य में आनी शुरू हुई है। इवन दिल्ली से भी आती है, और दिल्ली से कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स जो है, पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज़ के, जिसमें नाइजीरियन जो स्टूडेंट्स हैं या नाइजीरियन जो लोग हैं, वो इसमें संलिप्त रहे हैं। और कई अभियोग हमने यहाँ जो पंजीकृत किया हिमाचल में, उसकी जब हमने तफ्तीश की, उसका जब अन्वेषण किया, तो वो अन्वेषण हमें दिल्ली तक ले गया, और दिल्ली से कई जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो कई मामलों में अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये, लेकिन जैसे आपने कहा कि तुलना की दृष्टि में देखें तो हिमाचल में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितने हमारे कुछ पड़ोसी राज्यों में है। लेकिन हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, पर्टिकुलरली कांगड़ा, ऊना, पांवटा, सोलन, बद्दी, तो ये सारे हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं। तो हमें उनके साथ लगातार समन्वय बनाए रखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले पहल की, और उत्तरी राज्य के 5 मुख्यमंत्रियों की 2 बार इसके ऊपर बैठक भी हो चुकी है। पिछले साल भी बैठक हुई, उससे पिछले साल भी बैठक हुई, और उसमें जो निर्णय लिया गया वो मुख्यतः यही था कि यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, नॉर्दर्न रेंज के 4-5 स्टेट्स की,
वो ड्रग से रिलेटेड जितनी भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, या जो अभियुक्त हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको साझा करें और एक साझा रणनीति बनाएं और जॉइंट ऑपरेशन करें ताकि इस प्रॉब्लम को जो है इससे हम निजात पा सकें। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये किसी प्रदेश की अकेले की समस्या नहीं है, इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट अगर हमको उसको रोकना है। सर, आपने अपने एक जवाब में बात की थी एनडीपीएस एक्ट की, तो आपसे जानना चाहूँगा ये एनडीपीएस एक्ट है क्या? एनडीपीएस एक्ट ये 1985 में ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया था जी और बहुत ही प्रभावशाली एक्ट है। नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है, हमारी लड़ाई है, जी उसके खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हमारे पास जो सपोर्ट हमें मिलती है तो इस एक्ट के तहत मिलती है। और इस एक्ट में विस्तृत तौर पर जो मादक द्रव्य हैं या नशीले पदार्थ हैं उनकी व्याख्या की गई है और विस्तृत तौर पर ये भी बताया गया है कि कौन सा अपराध जो है उसमें कितनी सज़ा जो है वो अंकित की गई है जी और जो अन्वेषण की प्रक्रिया है, कैसे आम जनता या लोग जो हैं वो पुलिस या दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास अपनी रिपोर्ट या अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कैसे जो है उसका अन्वेषण किया जा सकता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो मादक द्रव्य हैं या नशीले पदार्थ हैं उनका अवैध कल्टीवेशन ना हो, उसका अवैध उत्पादन ना हो, भंडारण ना हो, उसका कोई क्रय विक्रय जो है वो अवैध ना हो। अगर कोई काम ड्रग के प्रति जो सरकार ने निर्धारित किया है उन्हीं मानकों के हिसाब से जो लाइसेंस अगर किसी को दिया गया है ड्रग बनाने के लिए उस तक ही सीमित रहें और उसका अवैध जो है वो तस्करी या व्यापार ना हो। ना जी, तो ये तो आपने बताया एनडीपीएस में विस्तृत रूप से सारे रूल्स इसमें है। सरकार विभाग कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी रूल बनाए, वो तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें लोगों की भागीदारी ना हो, जन भागीदारी ना हो। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को भी करने के लिए। तो एक आम व्यक्ति या एक पब्लिक वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है इस बीमारी को या इस जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में? आपने बहुत सही कहा। कोई भी जो समस्या हो जी उससे निजात पाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जी जैसे मैंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 में बनाया गया था। जी ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जी कोई चरस का व्यापार करता है या कोई अफीम की खेती करता है, भांग की खेती करता है, तो उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। जी लेकिन इसमें केवल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। जो कानून है वो तो अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। जी लेकिन जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि इसमें सभी एजेंसीज़ की भागीदारी की ज़रूरत है, जी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें अगर सहयोग की ज़रूरत है तो वो आम जनता की है। जी उसके लिए हम, जहाँ तक पुलिस विभाग की बात है, हमने सबसे निचला स्तर जो हमारा इकाई है, पुलिस स्टेशन है, उस स्तर पर भी हमने नशा निवारण समितियों का गठन किया है। जी और नशा निवारण समिति में हम जो थाना क्षेत्र है उसके जो मौजूद लोग हैं उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि उसमें कम से कम 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेडीज़ का हो और युवाओं का हो और समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें आते हैं। और महीने में एक उसकी मीटिंग होती है और मीटिंग में हम 3-4 पहलुओं पर जो है एक कार्यसूची बनाते हैं पूरे महीने के लिए। एक तो ये कि जो लोकल लोग हैं उनको जागरूक किया जाए जी कि कहीं भी आपके नोटिस में, चाहे आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जहां आपको लगता है कि ये नशे की गिरफ्त में है
या उसमें कोई नशे के लक्षण उनको लग रहे हैं, जी या उनके पड़ोस में कोई है, या कोई नशे की तस्करी करता है, जी तो ऐसे लोगों की जो जानकारी है वो पुलिस के साथ साझा करें और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कि इसको एक सामाजिक स्टिग्मा ना समझें समझे जी कि ये अगर कोई गलती से इस गिरफ्त में आ भी गया है तो उसके बचाव के तरीके हैं, वो अपने जीवन में वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप इसको छिपाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा और जो है इसके आगामी जो है अधिक जो है बुरे प्रभाव हो सकते हैं। जी 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 बहुत ठीक आपने कहा कि प्रिवेंशन तो है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। सब जगह पुलिस चेक नहीं कर सकती, तो लोगों की अगर वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा उसको करने के लिए। यही आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा पब्लिक आप तक पहुंच सकती है, कोई टोल फ्री नंबर, हेल्प नंबर जो है जिन पे आपसे सीधे संपर्क पुलिस विभाग से किया जा सकता है? हमने लोगों की सुविधा के लिए, जी क्योंकि आमतौर पर लोग जो हैं वो कानूनी प्रक्रिया से जी दूर रहना जी चाहते हैं, हेजिटेट करते हैं जी कानूनी प्रक्रिया जटिल होती है जी। और वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास सूचना भी है कि अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे तो हमें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जी तो उस बात को नज़र रखते हुए और दूसरा आजकल क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इंटरनेट से जुड़े हैं जी और लोग जो है अपना अधिक काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से ही जी ऑनलाइन करते हैं और लोगों को एक तरह से आदत बन गई है कि वो सारा काम जो उसके थ्रू करें, पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी। जी तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले साल 1 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया था। जी 2 योजनाएं चलाई हैं। जी एक योजना है टोल फ्री टेलीफोन नंबर जी 1908 जी 1908। ये लॉन्च हमने 1 जुलाई 2019 को किया था जी और इसका मकसद ये है कि इसमें जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो अपनी गोपनीयता भी रख सकता है, उसका पता नहीं चलेगा कि किसने सूचना दी। और वो इसके अलावा जो है जो ये ड्रग एडिक्शन है जी इसके बारे में जो है इसके बारे में भी उसको सूचना दी जा सकती है। जी और इसको संचालित करने के लिए हमने थर्ड पार्टी को जो है एंगेज किया है। ये पुलिस द्वारा संचालित नहीं की जाती है, जी थर्ड पार्टी इसको एंगेज करती है और इसमें हमें रिस्पांस भी मिला है। और इसी तरह हमने जुलाई पिछले साल ही हिमाचल प्रदेश ड्रग फ्री हिमाचल ऐप जो है उसको लॉन्च किया। जी उसका जो है मैं आपको कहूँगा और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस ड्रग फ्री हिमाचल ऐप को डाउनलोड करें। जी और ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसका जो है आइडेंटिटी बिल्कुल जो है वो छुपी रहती है, किसी को नहीं पता चलेगा और वो जो भी सूचना देगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जैसे लोगों को ये रहता है कि हम कानूनी प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो भी इसमें जो है हम सुनिश्चित करेंगे। जी दलजीत जी, जैसे आपने बताया टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ये ऐप है। हिमाचल की अगर बात करें, जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, आप जो डेली उसमें देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो एक तो हमें जो सूचना मिलती है जी वो ज़्यादातर जनरल आती है। कोई सूचना दे देगा कि फ़लाँ जगह पर जो है लोग जो है वो ड्रग यूज़ करते हैं जी और कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताएंगे। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लोग जैसे मैंने बताया कि ये कानूनी प्रक्रिया में पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना जी, नहीं चाहते, जी, अपने जी, आप को hesitate जाना नहीं करते चाहते हैं, हैं, जी। तो उस वजह से भी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जी अब जहाँ तक ड्रग फ्री हिमाचल ऐप की बात है जी। तो ये लगभग 18-19 हज़ार के करीब जो इसमें डाउनलोड हो चुके हैं जी और इसके द्वारा हमें काफ़ी सूचना भी मिली है। और हम आशावान है कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों
के साथ इसको ज़्यादा साझा करेंगे, लोगों में ज़्यादा जागरूकता लाएंगे, जी। तो हमें इसके ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगी और हम काम भी कर पाएंगे। जी। और उसी तरीके से जो हमारा जो ये टोल फ्री नंबर है, जी। उसके द्वारा भी हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने की हमें उम्मीद है। जी। जी। जैसे आपने कहा कि लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी मदद मिलेगी, तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका पुलिस विभाग क्या क्या कदम उठा रहा है? लोगों को जागरूक करना जो है वो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। ड्रग के खिलाफ जो जी। लड़ाई हमारी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसके प्रति, कानून के प्रति सचेत रहेंगे कि कानून में क्या प्रावधान है, उनको इसका ज्ञान भी रहना ज़रूरी है। और जो सुविधाएं हम पुलिस विभाग या दूसरे विभाग, स्वास्थ्य विभाग है और ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट्स ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है और कैसे वो लोगों के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आम लोगों को पता रहना चाहिए। जी। और इसी प्रकार से जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, हमारे प्रधान हैं, पंचेस हैं, उनके थ्रू भी हम जो है वो लोगों के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं और उनको इसके बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और हम इसमें स्लोगन राइटिंग है, इसका आयोजन करते हैं। जी। डेक्लेमेशन कंटेस्ट हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, और पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। जी। और इसके अलावा जो है हम आकाशवाणी के थ्रू जैसे छोटे छोटे जिंगल बनाकर जो है जी। संदेश देने की कोशिश करते हैं। जी। और हमने जो हिमाचल प्रदेश की सेलिब्रिटीज़ हैं, जी। चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो या दूसरे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, हमने पिछले साल और अभी हाल में भी जो हमारे कबड्डी के कैप्टन रहे हैं भारत के, उनका वीडियो क्लिप बनाया। कुलदीप शर्मा है, विक्की चौहान है, जो हमारे यूथ के आइकन्स हैं। हाँ, आइकन जो हैं, द ग्रेट खली है, दिलीप राणा, प्रीति जिंटा, कंगना रनौत, हमारी पुलिस में ही हैं मैडम पूजा वर्मा जी। तो इन सब के हमने क्लिप्स बनाए हैं और उसका बहुत अच्छा संदेश जो है लोगों में जाता है, पर्टिकुलरली जो युवा पीढ़ी है उनके ऊपर अच्छा इसका असर रहता है। जी, ताकि हमारा जो यूथ है वो उनसे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके और उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके। जी जी जी। दलजीत जी, पेरेंट्स जो है उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि जो अपने बच्चे हैं जब वो ग्रो कर रहे हैं तो क्या उन पे नज़र रखें, किस तरीके से ध्यान रखें कि उनका बच्चा ड्रग्स की तरफ तो नहीं जा रहा है? हमारे हिमाचल में कुछ स्कूल और कुछ कॉलेजेस में भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, शिकायत मिलती है कि कई जगह बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में नशे के दुष्प्रभाव, नशे की ओर जो है वो जा रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या किया है, शिमला में और बाकी ज़िलों में भी हम एक तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं जी जी, उसमें हम पुलिस अधिकारियों को भेजते हैं और वहाँ पर जो अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, स्कूल या कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ बैठकर जो अभिभावक हैं पर्टिकुलरली उनको ये समझाते हैं कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल में या कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर और उनकी जो दिनचर्या है उसके ऊपर ज़रूर वो नज़र रखें, क्योंकि आजकल हर आदमी अपने काम में इतना व्यस्त रहता है और ये सोचता है कि शायद मेरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मेरे घर में सब ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पड़ोस में है या कहीं और जगह है। तो ये मुझे लगता है कि एक गलत फहमी है और प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों के ऊपर निरंतर नज़र रखनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि स्कूल से बच्चा जो है वो देरी से घर आ रहा है या उसके पढ़ाई में रुचि नहीं है या चिड़चिड़ापन है या कम बात करने लगा है, कोई भी बिहेवियरल चेंज है और जो पहले आपसे ज़्यादा बातचीत करता था और अब सडनली जो है वो
अलूफ रहता है। जी। तो ऐसे अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, या जो आपका बच्चा है, बेटा है या बेटी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जी। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम परिवार के सदस्य हों, चाहे वो बच्चे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, जितना ज़्यादा हम उनसे बातचीत करेंगे, संपर्क में रहेंगे, उतना जो है कॉन्फिडेंस है वो अपनी प्रॉब्लम या जो उनकी जो कठिनाई है या उनका जो तनाव है या कोई और कोई प्रॉब्लम है वो हमारे से शेयर करें। जी। दिलजीत ठाकुर जी, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था दर्शकों हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।